हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विकास बायोलॉजी। हम लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8, विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस इन प्लांट्स गिविंग एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। हमें ये बताना है कि प्लाज्मोलिसिस क्या है और उसका एक एग्जाम्पल देना है। सो प्लाज्मोलिसिस डिफाइन एज द श्रिंकेज ऑफ द साइटोप्लाज्म। प्लाज्मोलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है अवे फ्रॉम इट्स सेल वॉल एंड टूवर्ड्स द सेंटर. It occurs because of the movement of water from the intracellular space to the outer cellular space. प्लाज्मोलिसिस तब होती है जब सेल के अंदर का वाटर बाहर की तरफ मूव करने लगता है। ऐसा तब होता है जब प्लांट सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं। दिस कॉज द वाटर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम प्लांट सेल को रखते हैं तो इससे क्या होता है, वाटर मूव आउट ऑफ द सेल एंड टूवर्ड्स द सॉल्यूशन। जो वाटर होता है वो सेल के अंदर से बाहर सॉल्यूशन में आने लगता है। द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल श्रिंक, और सेल का साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है एंड द सेल इज सेट। अब उस सेल को जिसका साइटोप्लाज्म श्रिंक हो चुका है उसे हम कहते हैं सेल बिकम प्लाज्मोलाइज्ड. दिस प्रोसेस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन एन अनियन. Example of plasmolysis is when onion peel kept in a highly concentrated salt solution. जब हम onion peel को highly concentrated salt solution में रख देंगे, then this cell show the process plasmolysis. Next question, explain what will happen to a plant cell. Plant cell को क्या होगा अगर हम प्लांट सेल को हायर वाटर पोटेंशियल वाले सॉल्यूशन में रख देंगे. इफ वी पुट अ प्लांट सेल इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और अ हायर वाटर पोटेंशियल सॉल्यूशन, देन वाटर डिफ्यूजेस इनटू द सेल. अगर हम प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे या हायर वाटर पोटेंशियल वाले सॉल्यूशन में रखेंगे, देन वाटर बाहर से सेल के अंदर मूव होना स्टार्ट हो जाएगा. The entry of a water in the plant cell exerts a pressure on the rigid cell wall. ये वाटर की एंट्री सेल के अंदर सेल वॉल पर एक प्रेशर क्रिएट करती है. दिस प्रेशर कॉल्ड टर्जर प्रेशर. क्योंकि सेल वॉल काफ़ी रिजिड है तो इसकी वजह से जो प्लांट सेल होती है वो बर्स्ट नहीं करती. क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज द mycorrhizal association helpful in absorption of water and minerals in plants. हमें ये बताना है कि प्लांट्स के अंदर जो माइकोराइजल एसोसिएशन हो रहा है वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में किस तरीके से हमारी हेल्प कर रहा है. सो माइकोराइजा क्या है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई और रूट सिस्टम के बीच. द फंगल हाइफी, जो फंगल पोर्शन है इस एसोसिएशन का, वो दे फॉर्म अ डेंस नेटवर्क अराउंड द यंग रूट. वो रूट के चारों तरफ एक डेंस नेटवर्क बना लेता है और रूट सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है. एंड ऑल्सो दे द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द फंगल हाइफी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. और ये लार्ज सरफेस एरिया वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ये एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है. इसके बदले में अब जो सेकंड, इन रिटर्न्स दे गेट शुगर एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड फ्रॉम द होस्ट प्लांट. और इसके बदले में जो दूसरा पार्ट है, जो रूट सिस्टम है, जो प्लांट है, वो फंगल पोर्शन को प्रोवाइड करता है शुगर और नाइट्रोजनस कंपाउंड. द माइकोराइजल एसोसिएशन इज ऑब्लिगेट इन सम प्लांट. फॉर एग्जाम्पल, माइकोराइजल एसोसिएशन का एग्जाम्पल क्या है, Pinus seeds do not germinate and establish in the absence of mycorrhizal. यानी पाइनस सीड को जर्मिनेट करने के लिए माइकोराइजल की ज़रूरत पड़ती है, इसके एब्सेंस में ये सीड ग्रो नहीं करते. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट रोल डज रूट प्रेशर प्ले इन वाटर मूवमेंट इन द प्लांट्स. वाटर मूवमेंट में रूट प्रेशर का क्या रोल होता है. सो रूट प्रेशर इज द पॉजिटिव प्रेशर. रूट प्रेशर एक पॉजिटिव प्रेशर है जो डेवलप होता है प्लांट्स के रूट में
by the active absorption of nutrient from the soil. When the nutrients are actively absorbed by the root hair, it increases the pressure in the xylem. जब nutrients actively absorb होते हैं root hair से तो xylem में pressure increase हो जाता है. ये pressure push करता है water को up to a small height. Root pressure is only able to transfer water to a small height. जो root pressure होते हैं वो water को small height तक ही transport करने में help करते हैं. It helps in re-establishing the continuous chain of water molecules in the xylem. Question number 11. Describe transpiration pull model of a water transport in a plants. हमें transpiration pull model को describe करना है. What are the factors influencing the transpiration? और transpiration को कौन कौन से factors affect करते हैं? How is it useful to plants? और ये plant के लिए किस तरीके से useful है? So in tall trees, water rises with the help of transpiration pull generated by a transpiration. जो tall trees होते हैं उसमें transpiration और loss of water के कारण transpiration pull generate होता है. लॉस ऑफ वाटर कैसे हो रहा है? फ्रॉम द स्टोमेटल पोर्स ऑफ द लीव्स. टॉल ट्रीज के लीव्स पर स्टोमेटल पोर्स प्रेजेंट हैं. ट्रीज टॉल हो या स्मॉल हो, स्टोमेटल पोर्स तो लीव्स पर ही प्रेजेंट होते हैं. जब वाटर का लॉस होता है, वाटर का लॉस ही प्रोसेस है ट्रांसपीरेशन. तो यहाँ हम ट्रांसपीरेशन बोलें या लॉस ऑफ वाटर बोले, दोनों ही सेम प्रोसेस है. जब लॉस ऑफ वाटर होता है तो एक पुल जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशनल पुल. This also known as cohesion tension model of a water transport. This model also known as cohesion tension model of a water transport. During daytime, the water lost through transpiration cause the guard cell and other epidermal cell to become flaccid. जब दिन का टाइम होता है और ट्रांसपीरेशन होता है तो गार्ड सेल्स और एपिडर्मल सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं. दे इन टर्न टेक वाटर फ्रॉम द जाइलम और ये जाइलम से वाटर को टेक करते हैं. दिस क्रिएट नेगेटिव प्रेशर और ये प्रोसेस क्या क्रिएट करता है? एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर देता है जाइलम वेसल्स में. एज अ रिजल्ट वाटर प्रेजेंट इन द जाइलम इज पुल्ड एज अ सिंगल कॉलम फ्रॉम द स्टेम. द कोहेशन एंड एडहेशन फोर्स of the water molecule and the cell walls of the xylem vessel prevents the water column from the splitting. जो कोहेशन और एडहेशन फोर्स हैं ये हेल्प करती है प्रिवेंट करने में कि जो वाटर कॉलम है वो स्प्लिट ना हो जाए. यानी स्टेम में अगर वो स्ट्रेट जा रहा है तो स्ट्रेट ही उसका मूवमेंट हो वाटर का. द एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रांसपीरेशन आर विंड, स्पीड, लाइट, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर. जो ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते हैं वो हैं विंड, स्पीड, लाइट, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर. द प्लांट फैक्टर्स, these are the external factors which are affecting the transpiration. Next is the plant factor which affecting the transpiration. Example, structure of the plant, number and distribution of stomata which is present on the leaves, water status of a plant, number of open stomata. Transpiration help to maintain plant shape, structure by keeping the cells turgid. Transpiration हेल्प करता है प्लांट के शेप और स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में बाय प्रोवाइडिंग आवर सेल्स टर्जिड. ट्रांसपीरेशन ऑल्सो प्रोवाइड वाटर फॉर द फोटोसिंथेसिस. क्वेश्चन नंबर 12. डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ascent of xylem sap in plants. So transpirational pull is responsible for the ascent of water in the xylem. Ascent of water xylem के लिए रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपीरेशनल पुल जो जनरेट होता है ट्रांसपीरेशन और लॉस ऑफ वाटर के कारण. दिस असेंट ऑफ वाटर इज डिपेंडेंट ऑन अ फॉलोइंग फिजिकल फैक्टर्स. सो सबसे पहले है कोहेशन. कोहेशन क्या है? कोहेशन इज अ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल. नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन. Surface tension responsible for the greater attraction between the water molecules in liquid phase than in gaseous phase. Surface tension responsible है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जब वो लिक्विड फेस में है ज़्यादा अट्रैक्शन प्रोवाइड करने के लिए एज कंपेयर टू इन गैसियस फेज. एडहेशन अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू अ पोलर सरफेस. एडहेशन वो फोर्स है
किस किस के बीच में? वाटर मॉलिक्यूल का पोलर सरफेस के बीच में. कैपिलरिटी, it is the ability of a water to rise in a thin tube. These physical properties of water allow it to move against gravity in the xylem. Question number 13. What essential role does the root epidermis play during the mineral absorption in a plant? जो एंडोडर्मिस लेयर है वो मिनरल एब्जॉर्प्शन में क्या रोल प्ले कर रही है? तो इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. प्लांट्स में न्यूट्रिएंट एक्टिव और पैसिव दोनों ही तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं. द एंडोडर्मल सेल ऑफ द रूट कंटेनिंग सुबेरिन अलाउ ओनली सिलेक्टेड मिनरल्स. जो रूट की एंडोडर्मल सेल होती है दे कंटेन सुबेरिन जो अलाउ करती है कुछ सिलेक्टेड मिनरल्स को ही टू पास थ्रू देम. The transport protein present in the membrane of these cells act as a checkpoint for the various solutes reaching the xylem. Question number 14. Explain why xylem transport is unidirectional and phloem transport bidirectional. हमें ये explain करना है कि xylem में unidirectional है transport और phloem में bidirectional है. Phloem conduct the food. फ्लोएम फूड को कंडक्ट करता है फ्रॉम सोर्स टू सिंक. सोर्स क्या होगा? लीव्स होंगी जहाँ पे फोटोसिंथेसिस से फूड रेडी हो रहा है. सिंक जहाँ पे उस फूड की रिक्वायरमेंट होगी. ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन में दिस प्रोसेस इज रिजर्व्ड एज द फूड स्टोर्ड इन द सिंक इज मोबिलाइज्ड टूवर्ड्स द ग्रोइंग बर्ड ऑफ द प्लांट्स. स्प्रिंग सीजन में ये जो प्रोसेस है वो रिवर्स्ड हो जाता है क्योंकि जो फूड स्टोर्ड होते हैं सिंक में ये मोबिलाइज्ड मूव करने लगते हैं ग्रोइंग बर्ड में जो न्यूली ग्रोइंग पार्ट है प्लांट्स के थ्रू द फ्लोएम से. दस द मूवमेंट ऑफ फूड इन द फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल. सो फ्लोएम में फूड की जो डायरेक्शन है वो यूनिडायरेक्शनल ना हो करके बाई डायरेक्शनल होती है. द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन द xylem टेक्स प्लेस ओनली फ्रॉम द रूट टू द लीव्स. So the movement of water and the nutrient in the xylem is unidirectional. Question number 15. Explain pressure flow hypothesis of translocation of sugar in a plant. हमें explain करना है pressure flow hypothesis of translocation of sugar. Translocation of sugar यानी शुगर का प्लांट्स में ट्रांसलोकेशन कैसा हो रहा है उसका प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस को हमें एक्सप्लेन करना है. अकॉर्डिंग टू द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस फूड इज प्रिपेयर्ड इन द प्लांट. प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग फूड प्लांट्स में प्रिपेयर्ड होते हैं प्लांट्स की लीव्स में इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज की फॉर्म में. यानी प्लांट में जो फूड रेडी हुआ है प्रिपेयर्ड हुआ है वो ग्लूकोज में हुआ है. बिफोर मूविंग इन टू द सोर्स सेल प्रेजेंट इन द फ्लोएम में जो सोर्स सेल प्रेजेंट है वहाँ मूव करने से पहले ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज में. वाटर मूव फ्रॉम द xylem वेसल्स इनटू द एडजेसेंट फ्लोएम. वाटर xylem से फ्लोएम में मूव करता है देयर बाय इंक्रीजिंग द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द फ्लोएम और वो फ्लोएम में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देता है. कॉन्सिक्वेंटली द सुक्रोज मूव थ्रू द सीव सेल ऑफ द फ्लोएम. साथ ही साथ सुक्रोज मूव कर जाता है सीव सेल से फ्लोएम में. द सुक्रोज ऑलरेडी प्रेजेंट इन सिंक कन्वर्टेड इनटू स्टार्च और सेल्यूलोज. जो सुक्रोज पहले से ही सिंक में प्रेजेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च और सेल्यूलोज में देयर बाय रिड्यूसिंग द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द सिंक सेल. और सिंक सेल में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. हैंस द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड. अब एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा सोर्स और सिंक सेल्स के बीच में जो अलाउ करेगा शुगर्स को ट्रांसलोकेट करने में फ्रॉम द फॉर्मर टू द लेटर. दिस स्टार्च और सेल्यूलोज इज फाइनली रिमूव फ्रॉम द सिंक सेल थ्रू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. Question number 16. This is the last question of this exercise. What caused the opening and closing of guard cell of a stomata ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन के दौरान स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग
के कॉजेज क्या हैं? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल इज कॉज्ड बाय अ चेंज इन देयर टर्जिडिटी। जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है गार्ड सेल की स्टोमेटा के, वो कॉज्ड होती है बाय अ change in their turgidity. The inner wall of the guard cell are thick and elastic while the outer walls are thin. जो गार्ड सेल की इनर सेल है वो थिक है और इलास्टिक है, जबकि गार्ड सेल की आउटर वॉल थिन होती है। द न्यूमरस माइक्रोफिब्रिल प्रेजेंट इन द गार्ड सेल फैसिलिटेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द गार्ड सेल्स। बहुत सारे माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल में जो फैसिलिटेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द गार्ड सेल। एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के ओपनिंग के टाइम पे द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स इंक्रीजेस, गार्ड सेल की टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाती है। एज अ रिजल्ट द आउटर वॉल बल्ज, और गार्ड सेल की आउटर वॉल बल्ज होती है एंड इनर वॉल बिकम फ्लैसिड, और इनर वॉल फ्लैसिड हो जाती है, क्रेसेंट शेप में आ जाती है। द स्टोमेटल ओपनिंग इज फैसिलिटेटेड बाय द रेडियल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स। जो स्टोमेटा की ओपनिंग है वो फैसिलिटेट होती है जब माइक्रोफाइब्रिल्स रेडियली अरेंज्ड हो जाते हैं। एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा द गार्ड सेल लूज द टर्जिडिटी, और क्लोजिंग के टाइम पर जो गार्ड सेल्स होते हैं वो अपनी टर्जिडिटी को लूज कर देते हैं। आउटर एंड इनर वॉल रिटेन देयर ओरिजिनल शेप, आउटर और इनर वॉल अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं एंड जो माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं वो खुद को लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड कर देते हैं। दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।